नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर आज की खास खबर पर। देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की कमी के मद्देनजर सरकार ने उन सूखाग्रस्त राज्योों में खरीफ की खड़ी फसल को बचाने और फसलों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले डीजल में सब्सिडी देने का फैसला लिया है। जहां बारिश की कमी 50% से ज्यादा पार कर गई है, डीजल में सब्सिडी के अलावा किसानों की ओर से खरीदे जाने वाले बीज पर दी जाने वाली सब्सिडी की सीमा भी बढ़ा दी गई है। डीजल के अलावा बीजों पर 50% अनुदान दिया जाएगा। ये सब्सिडी उन्हीं राज्यों में लागू होगी जिन्होंने खुद को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। इसके साथ ही सूखाग्रस्त इलाकों में बागवानी फसलों को नया जीवन देने के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 35,000 रुपये का विशेष पैकेज देने का भी फैसला लिया गया है। ये सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आधी आधी वहन की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की जिन कल्याणकारी योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गाय भैंस पालन डेयरी योजना को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया है। इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मौजूदा समय में दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को पशु खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही सघन मिनी डेयरी परियोजना के साथ साथ भारत सरकार की डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम के तहत जानवरों की खरीद या पड़िया बछिया पालन, मिल्किंग मशीन, डेयरी प्रोसेसिंग उपकरण तथा डेयरी पालन शुरू करने के लिए अधिकाधिक लाभ इच्छुक और पात्र लाभार्थियों को दिया जाएगा। इस डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को लागत का 25% तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों को 33% तक का अनुदान देय है। दुग्ध समिति ग्रामों में सघन मिनी डेयरी परियोजना के ऐसे लाभार्थी अथवा अन्य ग्रामों के दुग्ध उत्पादक जिनके पास 10 अथवा अधिक दुधारू पशु हैं, नाबार्ड के माध्यम से मिल्किंग मशीन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। किसी दुग्ध समिति को अगर किसी प्रोसेसिंग उपकरण की आवश्यकता है तो वह भारत सरकार की योजना के अंतर्गत 25% से लेकर 33% अनुदान पर वित्त पोषण कराकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी पार्लर स्थापित करने को इच्छुक लोगों को लाभ दिलाने के लिए बैंकों से वित्तीय सहायता दिलाने का निर्णय लिया गया है। वैश्विक बाजारों में कृषि उत्पादों की कीमतें जुलाई में लगातार चौथे महीने घटकर 6 महीनों के निचले स्तर पर आ गई हैं। मक्का, गेहूं और कुछ तिलहनों की कीमतों में भारी गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि इन जिंसों की दुनिया भर में आपूर्ति पर्याप्त है। कृषि जिंसों की वैश्विक कीमतों में गिरावट से खाद्य एवं कृषि संगठन का खाद्य कीमत सूचकांक तेजी से नीचे आया है। हाल में ही अनाज की कीमतों में भारी गिरावट का पता इससे भी चलता है कि मक्का और गेहूं की कीमतों में अहम गिरावट आई है। मक्के के दाम 9.2% और गेहूं के दाम 5.8% घटे हैं। यह बहुत से मुख्य उत्पादक देशों में बेहतर उत्पादन और विपणन सीजन 2014 से 15 में भरपूर निर्यात आपूर्ति की उम्मीद का संकेत है। अगले कुछ सालों में देश में गेहूं की ऐसी किस्में तैयार हो सकेंगी जो ज़्यादा गर्मी और कम बारिश की स्थिति में भी अच्छी पैदावार दे सकेंगी। पिछले कुछ सालों में मार्च में अचानक गर्मी बढ़ने से गेहूं की फसल को भारी क्षति होती है। इस प्रकार जनवरी के अंत और फरवरी की शुरुआत में बारिश नहीं होने से गेहूं की फसल में दाने ठीक से नहीं लग पाते हैं। लेकिन गेहूं के जीन्स को पढ़ लेने के बाद अब भारतीय वैज्ञानिकों के लिए गेहूं की मनमाफिक किस्में तैयार कर पाना संभव हो सकेगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत में प्रचलित गेहूं का संपूर्ण जीनोम तैयार कर लिया है। यह किस्म रोटी में इस्तेमाल होने वाले गेहूं की है जिसमें लचीलापन होता है। हालांकि गेहूं के जीनोम पहले भी पढ़े गए हैं, लेकिन वे बाहरी किस्में थीं तथा उनका इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए नहीं होता है। भारतीय वैज्ञानिकों की इस खोज को साइंस जर्नल के ताज़ा अंक में प्रकाशित किया गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने राज्य की मुख्य फसल धान समेत दलहनी और तिलहनी फसलों, साग सब्जियों और उद्यानिकी फसलों की 11 प्रकार की फसलों की नई किस्में विकसित की हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इन नए किस्मों से राज्य में विभिन्न फसलों के पैदावार में बढ़ोतरी होगी। राज्य सरकार की राज्य बीज उप समिति ने मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप राज्य के अलग अलग क्षेत्रों के लिए इन किस्मों के इस्तेमाल की अनुशंसा कर इनका अनुमोदन कर दिया है। इनमें धान की 2 नई किस्में इंदिरा बारानी धान 1 और इंदिरा महेश्वरी शामिल हैं। इनके अलावा दलहनी फसलों के अंतर्गत इंदिरा चना 1, इंदिरा उड़द 1 और इंदिरा कुल्थी 1 तथा तिलहनी फसलों के अंतर्गत इंदिरा तोरिया 1 का विकास भी यहाँ कृषि विश्वविद्यालय में किया गया है। कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस वर्ष साग सब्जी वर्ग में जहां मिर्च की एक नई किस्म इंदिरा मिर्च 1 और बरबट्टी की नई किस्म इंदिरा बरबट्टी लाल का विकास किया है, वहीं उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत इंदिरा लीची 2, इंदिरा काजू 1 और इंदिरा नारियल 1 का भी इजाद किया गया है।
किसान भाई सप्ताह धान में रोपाई के 4 से 5 सप्ताह बाद यूरिया क्रमशः अधिक उपज की और स्थानीय किस्मों में 4 और 2.25 किलोग्राम प्रति बीघा की तीसरी मात्रा डालें। धान के प्रत्येक खेत में पानी खड़ा रखें। फूल की अवस्था पर 5 से 7 दिन के लिए खेत से पानी निकाल दें और धान में ब्लास्ट रोग के नियंत्रण के लिए फफूंद नाशकों का छिड़काव करें। मक्का, सूरजमुखी और फलीदार फसलों में फालतू पानी के निकास का उचित प्रबंध करें। बेबी कॉर्न के भुट्टों में रेशमी बाल निकलने के 2 से 3 दिन बाद तोड़ लें। ध्यान रखें कि तने का ऊपरी भाग और निचला पत्ता ना टूटे। माश, मूंग और कुल्थी में खरपतवार नियंत्रण का कार्य करें और दलहनी फसलों जैसे माश, मूंग और अरहर में धारीदार भृगों के आक्रमण से बचाव के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताज़ा मंडी भावों की। मंडी भावों में सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। लखनऊ की मंडी में गेहूं 1630 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर की मंडी में 1560 रुपये प्रति कुंतल, फैजाबाद की मंडी में 1600 और सुल्तानपुर की मंडी में गेहूं का भाव 1480 रुपये प्रति कुंतल रहा। बात अगर हम चावल के भावों की करें तो लखनऊ की मंडी में चावल 2000 रुपये, कानपुर में 1920, फैजाबाद में 2050 और सुल्तानपुर की मंडी में चावल का भाव 1750 रुपये प्रति कुंतल रहा। बात अगर चने की औसत कीमतों की करें तो लखनऊ की मंडी में चना 3550, कानपुर में 3480, फैजाबाद में 3520 और सुल्तानपुर की मंडी में चने का भाव 3480 रुपये प्रति कुंतल रहा। सब्जियों में टमाटर पर नज़र डालें तो लखनऊ की मंडी में टमाटर 3000 रुपये, कानपुर में 3150, फैजाबाद में 3200 और सुल्तानपुर की मंडी में टमाटर 3270 रुपये प्रति कुंतल के औसत भाव से बिका। इसी तरह सब्जियों में प्याज के भावों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में प्याज 1925 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर में 2170, फैजाबाद में 2200 और सुल्तानपुर में 2020 रुपये प्रति कुंतल प्याज का भाव रहा। हरी मिर्च के भावों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में हरी मिर्च 2225 रुपये, कानपुर में 2370, फैजाबाद में 2300 और सुल्तानपुर में हरी मिर्च का औसत भाव 2420 रुपये प्रति कुंतल रहा। और अब एक नज़र आलू के औसत भावों पर। लखनऊ की मंडी में आलू का भाव 1980, कानपुर में 2110, फैजाबाद में 1950 और सुल्तानपुर की मंडी में आलू का भाव 2100 रुपये प्रति कुंतल रहा। अब एक नज़र भिंडी की औसत कीमतों पर भी। लखनऊ की मंडी में भिंडी 850 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर में 900, फैजाबाद में 800 और सुल्तानपुर में भिंडी की औसत कीमत 825 रुपये प्रति कुंतल रही। फलों में केले के भावों पर गौर करें तो लखनऊ की मंडी में केले 1600 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर में 1750, फैजाबाद में 1660 और सुल्तानपुर में केले के औसत भाव 1800 रुपये प्रति कुंतल रहे। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल के एपिसोड में हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियाँ और मंडी भाव। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है।
इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि 12 पूत पिता के घर में, उपजे खेती अपने कर में। बात बिल्कुल सीधी सी है। जब तक हम स्वयं परिश्रम नहीं करेंगे तब तक खेती किसानी संभव नहीं है। बहनों भाइयों, हम खेती किसानी के साथ साथ कुछ ऐसे भी उद्योग धंधे हैं जिन्हें अपनाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं बत्तख संघ, मछली पालन और सामायिक प्रबंधन। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद स्वरूप श्रीवास्तव जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मछली पालन के साथ साथ बत्तख पालन किस तरह से हमारे किसान भाइयों के लिए उपयोगी है? देखिए, हम आपको बताएं कि वैसे तो मछली पालन ही बहुत उपयोगी व्यवसाय है और उस पे सोने पे सुहागा अगर हम साथ में बत्तखों का भी पालन कर लें तो निश्चित रूप से अप्रत्याशित हमारे पास उत्पादन भी प्राप्त हो जाता है और अप्रत्याशित हमारी आय भी बढ़ जाती है। होता क्या है कि मछलियां जो हैं पानी में जो घुलित ऑक्सीजन होती है उसको ग्रहण करती हैं और जब हम तालाब में बत्तखों को डाल देते हैं, वो जब उसमें विचरण करती हैं और अपने पंजों से पानी को इधर से उधर उथल पुथल करती हैं तो उसमें घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा ये कि पानी में जो खरपतवार होते हैं ये अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेती, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेती हैं। इसलिए तो निश्चित रूप से बत्तख हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसका सबसे बड़ा जो उपयोग है, इनका जो मलमूत्र है, जो इनका अपशिष्ट होता है, वो हमारी मछलियों में भोजन के काम आता है, जिसकी वजह से जो कृत्रिम भोजन दिया जाता है और जो प्राकृतिक भोजन उत्पन्न होता है तालाब में, उसमें भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो जाती है और हमारा जो भोजन का खर्चा है उसमें भी बचत हो जाती है। तो हम मत्स्य पालकों को बिल्कुल संस्तुत करेंगे कि अपने तालाबों में बत्तखों का पालन अवश्य करें। यानी डॉक्टर साहब, जो हमारे तालाब का परितंत्र है वो भी संतुलित रहता है और हमारे किसान भाइयों को अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। उसका पर्यावरण भी बहुत बढ़िया बन जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान भाई मछली पालन के साथ साथ बत्तख पालन करना चाहते हैं तो वो बत्तखों की कौन सी प्रजातियों का चयन करें जिससे उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो? देखिए, वैसे तो बत्तख प्रजाति जो है वो पक्षी वर्ग में काफ़ी कठोर होती है और रोग अवरोधी होती है। कोई भी प्रजाति ली जा सकती है, लेकिन कुछ मुख्य प्रजातियां हैं जिसमें खाकी कैंपेल है, मस्कोवी है, रोवेन है। इनमें से खाकी कैंपेल जो प्रजाति होती है वो अंडे की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होती है। तो हम अपने मत्स्य पालकों से कहेंगे कि अपने तालाब में खाकी कैंपेल प्रजाति की जो बत्तख है ये हल्के भूरे रंग की होती है और काफ़ी कठोर होती है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत होती है, बीमारी मार नहीं पड़ती है और उत्पादन भी अच्छा देती है। ये बत्तख एक साल में लगभग 300 अंडे दे देती है, तो इसलिए इस प्रजाति का अपने तालाब में पालन करें। डॉक्टर साहब, फिर जो बत्तख पालन है ये हमें कब से प्रारंभ करना चाहिए? कौन सा मौसम है जो सबसे अच्छा रहता है मछली पालन के साथ साथ? देखिए, मछली पालन में हम मछलियों का संचय जो है बरसात के सीजन में करते हैं। इस समय हम वो अपने जो बच्चे हैं जिनको अंगुलिकाएँ कहते हैं उनका संचय कर रहे होते हैं। और बत्तख के जो बच्चे होते हैं इनके लिए 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान उपयुक्त रहता है। तो बस वो समय आ गया है लगभग
मुश्किल से 1 महीने के बाद हम इनके चूजों को अपने यहाँ तालाबों पर ले आवें और तालाब के किनारे बंधे बनाकर। अच्छा, बंधे बनाने पड़ेंगे हमको। बंधे जरूरी है, वरना बाहर का पानी भी आता है तालाब में, तो ये बड़ी आवश्यक चीज़ है। और उन बंधों के ऊपर हम इनके छोटे छोटे बाड़े बना दें। बाड़े बना करके उनमें हम 0 से 4 सप्ताह तक के चूजे जो हैं उनको हम एकत्र करते हैं, उसमें रखते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे बंधों पे जो बाड़े बने हुए हैं उनकी फर्श पक्की हो, हवादार हो, रोशनी आती रहे और जो जंतु होते हैं कुत्ते, बिल्ली, सांप, नेवले आदि, इनसे इनकी सुरक्षा रहे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है, चूजे बड़े नाजुक होते हैं और इनको जब हम अपने तालाब के पास बाहर लेकर के आते हैं तो ये ज़्यादा भीड़ अगर इकट्ठा हो जाती है तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और मर जाते हैं। तो बाड़ों के अंदर हम छोटे छोटे ब्लॉक बना करके उसमें इनको हमको रखना चाहिए। एक साथ ना रखें, एक साथ बहुत सारे नहीं रखना चाहिए। ये ध्यान रखें कि एक चूजे को कम से कम 100 वर्ग सेंटीमीटर का स्थान अवश्य उपलब्ध रहे। और बाड़े के अंदर जो है पानी का भी समुचित साधन होना चाहिए। इसमें एक और विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि जिस बर्तन में हम पानी रखें उसकी गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना होने पाए, ये बड़ा आवश्यक है जी। और इनको हम वहीं पे चारा देते हैं। 4 सप्ताह तक जो है इन चूज़ों को हम बाड़े के अंदर ही रखते हैं और 4 सप्ताह से लेकर के 15 या 16 सप्ताह तक इनको फिर हम बाहर पक्की फर्श में निकालते हैं। और 15 सप्ताह के बाद जो है ये हमारे चूजे जो हैं बत्तख का रूप ले लेते हैं, जिनको पानी के अंदर हम प्रवेश करा सकते हैं। अब पानी में प्रवेश कराते समय ये ध्यान रखना चाहिए, चूँकि बरसात में हमने अंगुलिकाओं का संचय किया है, इस समय मछली के बच्चे जो हैं बहुत छोटे होते हैं। ऐसी अवस्था में बत्तखों को पानी में नहीं प्रवेश कराना चाहिए, वरना वो कीड़े मकोड़े खाने के साथ साथ छोटी मछली के बच्चों को भी खाने लगते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए, जब हमारी अंगुलिकाएँ कम से कम 8-10 सेंटीमीटर की हो जाएँ तभी इनको प्रवेश कराना चाहिए। उसके बाद पूरे दिन भर आप उनको तालाब में घुमाइए। जी डॉक्टर साहब, भोजन प्रबंधन का भी बहुत बड़ा महत्व है, तो भोजन प्रबंधन हम बत्तख के लिए किस तरह से करते हैं? ये बड़ा आवश्यक प्रश्न किया आपने कि बत्तखें हम तो ले आए, चूजे हम ले आए। देखिए, चूजे जब छोटे होते हैं 4 सप्ताह तक, इनको एक तो सूखा भोजन नहीं देना चाहिए, इनको बाड़े में ही भोजन देते हैं, पानी में भिगो करके। और भोजन के रूप में इनको चावल की कनकी और जो मुर्गी का दाना होता है उसको 1:2 के अनुपात में मिला करके पानी में भिगो करके एक बर्तन में दिया जाता है। इसके बाद जब बड़े हो जाते हैं चूजे तब उनको सूखा भोजन हम दे सकते हैं, यही भोजन। और भोजन देने का समय निश्चित होना चाहिए, दिन में 1 बार या बाद में 4 सप्ताह के बाद से इनको 2 बार जो है सुबह और शाम बराबर मात्रा में इनको देना चाहिए। आप ये ध्यान रखिए कि एक बत्तख जो है 16 सप्ताह में लगभग या 20 सप्ताह में लगभग 12 किलोग्राम दाना खा जाती है। 12 किलोग्राम दाना खा लेते, तो औसतन आपको 100 ग्राम दाना जो है प्रति सप्ताह के हिसाब से देते रहना चाहिए। तो ये इनका भोजन की व्यवस्था है। और जब इनको तालाब में छोड़ने लगेंगे तो इनको प्राकृतिक भोजन, जो जलीय खरपतवार है, कीट पतंगे हैं, ये भी काम आने लगे, इनको भोजन के रूप में प्राप्त होने लगेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी बात होती है, बत्तखों को जब हम तालाब में डालते हैं तो ये तालाब की तलहटी में चली जाती है भोजन की तलाश में। एक तो वहाँ से इनको पोषक तत्व मिल जाते हैं और साथ में ज़मीन की मिट्टी को ये भुरभुरा कर देती हैं, ऊपरी पतली परत को ये उखाड़ देते हैं, जिससे मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनको कहते हैं, वो तालाब के पानी में घुल जाते हैं और वो मछलियों के लिए भी बड़े उपयोगी हो जाते हैं। तो एक दूसरे को ये बड़ा सहयोग प्रदान करती हैं, भोजन के लिए भी और उनकी बढ़वार के लिए भी। जी, हमारे तालाब में डॉक्टर साहब बत्तखों की संख्या कितनी होनी चाहिए? जी देखिए, हमने आपको बताया कि इनको पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। पहले तो बाड़े में 100 सेंटीमीटर के स्थान बताया, फिर उसके बाद जब ये घूमने के लिए जब बाहर निकलती हैं तब इनको एक बत्तख को कम से कम 10-12 वर्ग मीटर का स्थान मिले जिसमें दौड़ धूप कर सकें। और जब बाड़े में रहें तो 1 मीटर में 2 से 3 बत्तखों से ज़्यादा न रखा जाए। 2 से 3 बाड़े के अंदर। अब तालाब में जब हम लेके जाते हैं तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल का जो हमारा तालाब होता है उसमें 250 से 350 बत्तखें पर्याप्त होती हैं। उसमें हमारा वो मलमूत्र और अपशिष्ट जो निकलता है वो भी काफ़ी पर्याप्त हो जाता है और ये हमारे मछलियों के भोजन के रूप में काम आता है। तो 1 हेक्टेयर में
250 से लेकर के 350 बत्तखें पर्याप्त होती हैं। डॉक्टर साहब, मछली पालन के साथ साथ जो हमारे किसान भाई बत्तख पालन करते हैं तो उन्हें उत्पाद के रूप में कितना मिलेगा? हमने आपको बताया कि खाकी कैंपेल जो बत्तख है ये एक साल में 300 अंडे तक दे देती है और साथ में मांस भी मिलता है, मीट भी मिलता है। तो आप ये औसतन रख लीजिए कि 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र में अगर हम जो बत्तखें दे रहे हैं, बीच में कुड़क पीरियड भी होता है, तो लगभग 18,000 अंडे हमको एक साल में प्राप्त हो जाते हैं और साथ में 500 से 600 किलोग्राम मीट भी प्राप्त हो जाता है। इसके लिए हमको कोई अतिरिक्त जो है संसाधन नहीं जुटाने, पानी हमारे पास रहता है, चूँकि बत्तख जो है जल का प्राणी है, इसके लिए हमको अलग से कोई व्यवस्था नहीं करनी, तो ये एक हमारी अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो जाता है। डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई बत्तख पालन, मछली पालन के साथ साथ कर रहे हैं, तो उन्हें बत्तख की आपने प्रजाति बताई, तो क्या मछलियों की प्रजाति पर भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम बत्तख पालन कर रहे हैं तो इस प्रजाति की मछली होनी चाहिए? सामान्य तौर पे जो हम अपने यहाँ मत्स्य पालकों को मछलियों की प्रजातियाँ संस्तुत करते हैं, उसमें भारतीय मेजर कार्प की मछलियाँ, रोहू है, कतला है, नैन है, और विदेशी प्रजातियाँ जो हैं उसमें सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और मिरर कार्प है। इनकी संस्तुति करते हैं। इन्हीं के साथ में हम खाकी कैंपेल प्रजाति की बत्तख का भी पालन कर सकते हैं। बस वही ध्यान रखने की बात है कि जब मछली के बच्चे बहुत छोटे हों तब कृपया बहुत ध्यान रखें कि इनको तालाब में न प्रवेश करने दें। जब 10 सेंटीमीटर के हो जाएं तभी उनको प्रवेश करने दें। डॉक्टर साहब, हमारी जो बत्तखें स्वस्थ रहें तो बीमारियों से बचाव के लिए हम क्या करें? इनमें वैसे तो कोई बीमारी नहीं आती है आमतौर पे। ये बड़ी हार्डी कठोर प्रजाति और रोग अवरोधी होती हैं, लेकिन फिर भी इनको चूजे की स्टेज में जब 4 सप्ताह के आसपास हो जाते हैं तो इनको हम वैक्सीन का इंजेक्शन लगा देते हैं। इनमें दो रोग की बात एक आती है, एक प्लेग और एक कालरा। तो डक प्लेग और डक कालरा 4 सप्ताह के समय इनको हम एक इंजेक्शन लगवा देते हैं, उसको वैक्सीनेशन कहते हैं। जी। और फिर 11 सप्ताह के आसपास जब ये हो जाती हैं फिर से इनको हम एक इंजेक्शन, उसको भी वैक्सीनेशन कहते हैं। इससे ये रोग जो है ये रोग मुक्त रहती हैं, रोग आने की संभावना नहीं रहती है इनमें। हमारे किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन मिले, मछलियों का भी, बत्तखों का भी, तो इसके लिए हमारे किसान भाई क्या करें? देखिए, हमने आपको बताया कि वैसे भी इस बार आपकी बरसात कम हो रही है तो हमारा उत्पादन प्रभावित होना स्वाभाविक है मछली का। तो साथ में अगर हम बत्तख पालन कर लेंगे, बत्तख पालन में किनारे हम बाड़े बना लें। एक बात जो छूट रही है हमारी बातों में वो ये है कि जब छोटे चूजे होते हैं तब तो हम इनको बंधों में पालते हैं, और जब बत्तखें बड़ी हो जाती हैं, पानी में प्रवेश करा देते हैं, घूमती हैं, तो उनके बाड़े हम पानी के ऊपर भी बना सकते हैं। अच्छा, पानी के ऊपर भी बना सकते हैं? तैरते हुए इस स्टेज में रख सकते हैं, अथवा फिर पानी के अंदर जो है बल्लियाँ गाड़ करके यहाँ पे बाड़ा बना देते हैं। उसमें होता क्या है कि इनका जो अपशिष्ट है वो जो निकलता है सीधे तालाब में उनको प्राप्त हो जाता है, और इनके अपशिष्ट में जैविक और अकार्बनिक तत्व दोनों मौजूद होते हैं। यहाँ तक कि जो तालाब में हम उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, प्लैंकटन उपलब्ध कराने के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस डालते हैं, तो इनके अपशिष्ट में 0.9% नाइट्रोजन और 0.4% फास्फोरस पहले से ही मौजूद होता है, जिससे हमारे तालाब में प्लैंकटन जो होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, जलीय एक कोशिकीय जलीय पौधे होते हैं जिनको मछली जो अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है, इनकी बढ़ोतरी बहुत तेज होती है, अप्रत्याशित बढ़ोतरी होती है। इसकी वजह से हमारा भोजन जो है, कृत्रिम भोजन जो हम उनको मछलियों को देते हैं, उनको चावल का कना और सरसों की खली, इनको दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके 1:1 मात्रा में मिला करके हम उनको भोजन के रूप में देते हैं, उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। संक्षेप में अगर आप ये कहें कि अगर तालाब में बत्तखों को पाला गया है, 350 बत्तखें अगर तालाब में हमने 1 हेक्टेयर पाल ली हैं, तो हमारा जो उनका दैनिक भोजन आदि पे जो व्यय होता है लगभग 60% की बचत हो जाती है जी। तो इससे अच्छा लाभ कहाँ मिलेगा? डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी हमारे किसान बहन भाइयों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।